अतिथि आ रहे हैं, थोड़ी और जोरदार तालियों के साथ में स्वागत कीजिए। ऑनलाइन अपराधियों के नमस्कार। प्रभात प्रकाशन द्वारा आयोजित इस पुस्तक लोकार्पण समारोह में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। श्री अशोक सर और मनोचा जी, जिन्होंने इस पुस्तक को बहुत ही मेहनत से गढ़ा है, एक एक शब्द के अंदर उन्होंने बहुत जान लगाई है। ये पुस्तक थोड़ी एंटरटेनिंग भी है और थोड़ी झकझोरने वाली भी है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि क्राइम होगा तो शायद हमारे साथ नहीं होगा। ये पुस्तक की जो शैली है वो बहुत अलग तरीके से लिखी गई है और ये बता रही है कि जिस हाथ में मोबाइल है उस हाथ के साथ क्राइम होने की संभावना बहुत अधिक है। तो सचेत रहिए, सजग रहिए और किसी के साथ कुछ भी दुर्घटना हो सकती है। इस पुस्तक को प्रकाशित करने का उद्देश्य केवल रीडेबिलिटी नहीं है, अवेयरनेस ज़्यादा है कि हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है। तो जो टारगेट ऑडियंस क्राइम की है वो 10-12 साल से लेके 80 साल तक के लोगों को है। क्राइम किसी का इंतज़ार नहीं करता, कोई रंग रूप, कोई वेशभूषा, कोई कल्चर नहीं है उसका। तो इसलिए हमको बहुत सजग रहना होगा और अलर्ट रहना होगा। जैसे कि आप सबको मालूम है कि इंटरनेट इज़ ग्रोइंग बाय द डे, सब जगह इंटरनेट की पहुंच हो गई है। देश में, प्रदेश में, कोने कोने में लोग इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं। सारी चीज़ें डिजिटल हो रही हैं, ऑनलाइन सारी सुविधाएं हमें मिल गई हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमें ये देखना है कि साइबर क्राइम भी उतनी ही तेज़ी से बढ़ रहा है। तो क्योंकि साइबर क्राइम इतना बढ़ रहा है, तो एक दिन अशोक जी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि हमें लोगों को अवेयर करना चाहिए कि साइबर क्राइम से कैसे बचें। तो उसके लिए हमें एक पुस्तक लिखनी चाहिए जिसमें हम रियल वर्ल्ड के जो साइबर क्राइम्स हुए हैं वो हमने 12 केसेस लिए हैं। तो बहुत काफ़ी अलग टाइप के हैं, लेकिन ये बहुत ही कॉमन और ऐसे केसेस हैं जो जिस पे किसी को विश्वास नहीं होगा। तो हमने ऐसे केसेस लेके और उनको पूरी रिसर्च करके हमने पुलिस वालों से बात की, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से बात की, हमने विक्टिम से बात की, हमने जानने की कोशिश की कि क्यों ऐसा हो रहा है, विक्टिम्स क्यों फंस रहे हैं इस जाल में। तो हमने उसको लेकर, कहानियाँ सच्ची हैं लेकिन हमने नाम उनके बदले हैं, हमने कुछ इसमें काल्पनिक स्थितियाँ डाली हैं जिससे कि ये बुक रोमांचक लग सके और लोगों को एकदम से कैच कर सके ये बुक। अशोक जी दिल्ली में लॉन्च में कह रहे थे कि ये खतरनाक इसलिए है कि हमारा दुश्मन सामने नहीं दिखाई दे रहा है। ये ओथेलो के उस इयागो जैसा हमारे बीच में ही बैठा है, लेकिन पहचान में नहीं आ रहा कि ये दुश्मन है। आप बैंक में जा रहे हैं, स्टोरी है कि बैंक अधिकारी सोच रहा है कि मैंने पूरा अकाउंट इस बंदे का खाली कैसे करना है, और वो उसके लिए आपके डिटेल्स ले रहा है। आप सभी लोग अवेयर हैं कि आज 21st सेंचुरी में इस डिजिटल दुनिया में यदि कोई गोल्डन करेंसी है तो वो आपके बैंक में रखा पैसा नहीं है, वो गोल्डन करेंसी है डेटा। आपका जो डेटा है वो सबसे पावरफुल चीज़ है और उस पर सबकी नज़र है। हम ऐसे दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पे बच्चे कहते हैं कि मैं एथिकल हैकिंग करता हूँ। तो अब एथिकल हैकिंग कैसे हो सकती है? ये वैसा ही है कि मैं एथिकल चोरी कर रहा हूँ। बुलाने जा रहा हूँ डीजीपी अशोक कुमार सर को। आईआईटी दिल्ली से निकले हैं और वहीं पे ऑफिशियल लॉन्च अंग्रेजी पुस्तक का उन्होंने किया था और वहाँ पे आपको पता है कि कितने सारे लोगों ने आपने देखा जिन्होंने अच्छी अच्छी बातें श्री अमिताभ बच्चन जी से लेके किरण बेदी जी ने इसके बारे में कही है। डीजीपी अशोक कुमार सर। इंटरनेट का आविष्कार 90s में हुआ और 2000 के बाद ये इंडिया में भी जो है इसका प्रचलन बढ़ा। ईमेल शुरू हुई, उसके बाद जो है मोबाइल, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, धीरे धीरे पूरी दुनिया जो है हमारी मुट्ठी में सिमटती चली गई। हमारी लैप में लैपटॉप आ गया और मुट्ठी में हाथ में मोबाइल, और पूरी दुनिया हमारी जो है इसी मुट्ठी में आ गई। यहाँ बैठे बैठे हम अमेरिका में बात कर लें, यहाँ बैठे बैठे अमेरिका के सारे फ़ोटो वीडियो देख लें, जो कभी महाभारत काल में सुना था वो सब रियल हो गया। और ये जो ऑनलाइन हुआ लाइफ, वो कोरोना के काल में और तेज़ी से ऑनलाइन हुआ। जो कभी 10 साल बाद होता वो कोरोना काल ने 2 साल में कर दिखाया। यानी एजुकेशन ऑनलाइन हो गई पूरी, जॉब्स ऑनलाइन हो गए, वर्क फ्रॉम होम, रिश्ते नाते सब ऑनलाइन, फेसबुक या दोस्ती जिसे बोलते हैं
तो सब बहुत कुछ वर्चुअल वर्ल्ड में आ गया है। तो मैं सोचता हूँ कि जो भविष्य के वार हैं, फ्यूचर वार्स, वो कहीं पृथ्वी, नभ या पानी, जल में नहीं लड़े जाएंगे, बल्कि वो साइबर स्पेस में लड़े जाएंगे। तो जब पूरा लाइफ हमारा ऑनलाइन आ गया तो क्राइम को भी ऑनलाइन आना ही था। बैंकिंग ऑनलाइन है, पैसा ऑनलाइन है, तो ऑफ कोर्स क्रिमिनल भी ऑनलाइन आएगा, रिश्ते नाते ऑनलाइन हैं, तो वो सारा लाइफ धीरे धीरे ऑनलाइन हो गया। ये जो ऑनलाइन क्राइम है, इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं पुलिस के सामने। 3-4 बड़ी चुनौतियां हैं जो संभवतः आम आदमी नहीं समझ पाता, वो हमारी मजबूरी नहीं समझता। पहली जो है इसमें जो चुनौती है कि क्रिमिनल हजारों मील दूर बैठा है। कोई अफ्रीका के क्रिमिनल हमने पकड़े, नाइजीरिया के पकड़े, कैमरून के पकड़े, जो भी मैडम सुरेखा डंगवाल जिनकी बातें कर रही थी, वो ऑनलाइन लॉटरी वाला नाइजीरियन था। ये पप्पी वाला जो क्रिमिनल था वो कैमरून का था। हमारे, आप जानते ही हैं जामताड़ा, आप सब बहुत लोगों ने देखा होगा सीरियल, जामताड़ा में बैठे लोगों के खाते खाली कर रहे हैं लोग। अब नया जामताड़ा पैदा हो गया मेवात, वहाँ जामताड़ा से भी ज़्यादा जो है ये एक्टिविटी बढ़ गई है। तो पहला चैलेंज हमारे पास ये है कि क्रिमिनल हमारे आसपास नहीं है। जो रियल लाइफ का जो क्रिमिनल था वो आसपास का होता था, मैक्सिमम बॉर्डर के यूपी का होता है, किंतु यहाँ क्रिमिनल जाने हजारों मील दूर बैठा है। दूसरा चैलेंज है कि इस क्राइम का कोई फिजिकल फुटप्रिंट नहीं है। किसी को डकैती डालनी है, लूट करनी है, चोरी करनी है, आएगा जाएगा, किसी साधन से आएगा, गाड़ी से आएगा, सीसीटीवी की पकड़ में आ जाएगा। इसको तो कहीं नहीं आना जाना, तो कोई फिजिकल फुटप्रिंट है ही नहीं। डिजिटल फुटप्रिंट आते हैं थोड़े बहुत, बड़ी मुश्किल से, उसको भी रोज़ नए रास्ते निकालते हैं कि डिजिटल फुटप्रिंट ना आ पाए। और उस डिजिटल फुटप्रिंट को भी जब हम ढूंढते हैं तो लास्ट में जाके फिर से हमें असफलता मिलती है। किसी खाते तक पहुँचे, पता चला फेक है, सारी केवाईसी फेक है, किसी और का आधार कार्ड किसी मजदूर का लगा रखा है। तो ऐसे ही सारे जो मोबाइल नंबर पे पहुंचेंगे, जिस आईडी से उसने सिम कार्ड ले रखा होगा, सब फेक हैं। तो फिर हम डेड एंड पे पहुंच जाते हैं। तो इन केसेस को वर्कआउट करना बहुत ही मुश्किल है। अगला चैलेंज है कि जहां ये क्राइम हो रहा है, जामताड़ा की बेल्ट हो, मेवात हो, अब तो नई बेल्ट आ गई हैं, पूरा का पूरा गांव यही करने लगा है। तो ऐसे में जब पुलिस वहाँ रेड करने जाती है ना, तो पुलिस को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, वो पुलिस पे ही हमला बोल देते हैं, हमको पकड़ने नहीं देते आसानी से। तो इसलिए कई बारी हम लोग घिर जाते हैं, कई बारी हमें लोकल पुलिस का उतना सहयोग नहीं मिल पाता जितना मिल सकता है। उनको लोकल रिप्रेजेंटेटिव का साथ होता है, क्योंकि पूरा गांव यही कर रहा है, पूरा एरिया यही कर रहा है। अभी हमने पिछले साल जो हुआ था यहाँ पे हेली फ्रॉड, हेली टिकट के मामले में, उसकी 46 कंप्लेंट आई, केदारनाथ जी की टिकटें। उसमें हमने 7 क्रिमिनल पकड़े, नवादा और नालंदा, ये दोनों जामताड़ा बेल्ट में आते हैं। कितना मुश्किल है उसको पकड़ना। और लास्ट चैलेंज, इस क्राइम की वॉल्यूम इतनी ज़्यादा है, अनइमेजिनेबल वॉल्यूम है। 2022 में सिर्फ उत्तराखंड में 14,399 कंप्लेंट दर्ज हुई, 14,399। मेरा पूरा आईपीसी क्राइम इसके बराबर होगा पूरे स्टेट का। पूरे देश में 2022 में 10,23,000 कंप्लेंट आई हैं एनसीआरपी पोर्टल पर। तो इसकी वॉल्यूम आप समझ सकते हैं कि कितनी हाई है। इसलिए इतनी बड़ी वॉल्यूम में क्राइम को हैंडल करना हमारी कैपेसिटी के मतलब बाहर होता जा रहा है। मैं आपको ये बताऊं, मेवात से अभी हम 2-3 दिन पहले हमारी साइबर क्राइम टीम में अंकुश मिश्रा और आयुष वगैरह एक क्रिमिनल को पकड़ के लाए, वसीम अकरम, मेवात से। देखिए, जब आप रियल क्राइम करते तो आपको कहीं जाना है तो हफ्ते में 1 या 2 क्राइम करेंगे, यहाँ तो एक दिन में 10-20 क्राइम कर डालता है। उसने 100 लोगों को मैसेज भेजा, 10 लोग जाल में फंस गए फिशिंग के। तो कितनी वॉल्यूम है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अभी हमने वसीम अकरम को पकड़ के लाए, देश भर में उस पर 148 FIR है, 148, और 2800 कंप्लेंट है, 2800, और पहली बार पकड़ा गया। सोचिए, ये चैलेंज है।
और इसने जो है OLX से लेकर के सेक्सटोर्शन से लेकर के KBC लॉटरी से लेकर के सब तरह के फ्रॉड इस बंदे ने किए हुए थे। तो मैं आपको इसलिए बताया कि हमारे लिए चैलेंज कितना बड़ा है। एक लेटेस्ट चैलेंज आया सेक्सटोर्शन, उसमें हमारे आदमी लोग भी फंस रहे हैं, यंग लड़कियां भी फंस रही हैं। पहले तो ये लोग क्या करते थे, आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, फिर आपसे चैटिंग शुरू करेंगे। चैटिंग में कहेंगे कि अच्छा ऑनलाइन आ जाओ, वीडियो चैट करेंगे, फिर कहेंगे अच्छा और आगे बढ़ जाते हैं, आप थोड़े अपने कपड़े उतार लो, फिर जाके आपका वीडियो बनेगा। आजकल लेटेस्ट क्या हो रहा है, सीधा वीडियो कॉल आती है, अननोन नंबर से आती है, और आपको कुछ नहीं करना, बस आपने वीडियो कॉल उठाई तो दूसरी साइड से कुछ अश्लील वीडियो चल रहा होगा, कुछ न्यूड वीडियो चल रहा होगा। जो एजेड आदमी है, जो मेल आदमी है, उसके साथ स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बोलेंगे इसको वायरल कर देंगे, ब्लैकमेल करेंगे। नहीं तो पुलिस वाला बन के धमकी देंगे कि तुम तो न्यूड वो अश्लील वीडियो देखते हो, तुम्हें जेल भेजेंगे, फिर पैसा ले लेंगे। लड़कियां, यंग लड़कियां, उनको बोलेंगे, अभी हल्द्वानी से केस आया कि आपका जो है, यंग लड़कियों को बोल रहे हैं ये लोग कि आपने जो अश्लील वीडियो देखते हो आप आपके पेरेंट्स को बता देंगे। तो पेरेंट्स के डर से वो लड़कियां उससे बोलेंगे आप अपना एक न्यूड फोटो भेजो तो हम नहीं बताएंगे। न्यूड फोटो दे देती हैं, फिर वो ब्लैकमेल होती हैं, फिर पेरेंट्स ब्लैकमेल होते हैं। तो ये सेक्सटोर्शन इसका नाम है, साइबर बुलिंग इसका नाम है। तो ये सब दुनिया भर के फ्रॉड्स चल रहे हैं। फेक आईडी का तो यहाँ तक हद है, इनकी हिम्मत, जो मैंने बोला ना, इनको पकड़ना इतना मुश्किल है कि आज DGP हमारे ही एक फ़ोटो लगा के एक नया फेसबुक प्रोफाइल कर डाला। वो इसमें कहानी है इस किताब में, फेक आईडी बनाने की। चीफ जस्टिस के उससे भी मैंने देख रहा था, वहाँ भी कुछ ना कुछ साइबर क्राइम के अटैम्प्ट होते रहते हैं। एक लेटेस्ट चाइनीज़ पावर बैंक घोटाला पकड़ा था हमने 2021 में। उन्होंने कहा 15 दिन में पैसा डबल करेंगे, और ये पैसा हम IIT के स्टार्टअप्स में लगाते हैं, IIM वालों के स्टार्टअप में लगाते हैं, इसलिए पैसा डबल हो रहा है 15 दिन में। इट वाज नथिंग एल्स। पूरी पोंजी स्कीम जो होती हैं, जो पहले एक शहर में आके 3-4 महीने 6 महीने बैठते थे और ले जाते थे आपके 10-20 करोड़, ये लोग जो साइबर क्राइम की वॉल्यूम समझिए, 3 महीना गूगल पावर ऐप पे रहे, पावर बैंक ऐप नाम से इसका था वो ऐप, 3 महीने में 10 लाख लोगों ने डाउनलोड किया, पूरे देश से 1500 करोड़ रुपया ले गए। ये चाइनीज़ थे इसके बैक पे, और इस केस को वर्कआउट करने वाले हम थे सबसे पहले, उत्तराखंड पुलिस। केस भी हमने रजिस्टर किया, वर्कआउट भी हमारे CEO अंकुश मिश्रा यहाँ के सुपर कोप हो गए वो साइबर में, वर्कआउट भी हमारी टीम ने किया। तो मैं इसीलिए आप सबको अलर्ट करना चाहता हूँ कि जो है आपका डाटा जो है, पर्सनल डाटा, सब डार्क नेट में बिक रहा है। $1 में बेच देते हैं क्योंकि हज़ारों का बेच रहे हैं। तो हमें बहुत ही अलर्ट होना है, और ये जो चुनौती इतनी बड़ी है, इसको अकेले मिलके पुलिस नहीं लड़ सकती, इसमें हमें पब्लिक का सहयोग चाहिए। और उसी लिए पब्लिक को अवेयर करने के लिए ही हमने ये किताब लिखी है, जिससे जाकर के आम आदमी जागरूक हो सके। साइबर क्राइम कैसे होता है, क्या उनका मोडस ऑपरेंडाई है, कैसे उसे पुलिस वर्कआउट करती है, और कैसे हम उस सब से बच सकते हैं। तो ये हमारा एक प्रयास है, हम सबको मिल करके साइबर क्राइम से लड़ना है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, रतुड़ी सर का, सुरेखा मैम का, आप सभी का, पेंगुइन और प्रभात प्रकाशन का दिल से आभारी हूँ, जिन्होंने जो हमारी पुस्तक को छापा। मैं इससे पहले वाइंड अप करूँ, 2 चीज़ें आप पूछेंगे हैं? जी, मेरे ख्याल से वो कुछ लोगों ने सवाल भेजे थे। एक तो ये था कि इसका रिपोर्ट कैसे करें, और साथ में टिप्स अगर आप कुछ शॉर्ट में देना चाहें तो। लास्ट में 2 जो इन्होंने पूछा है, 2 बातें मैं आप सबसे करूँगा। पहला तो ये है कि अगर साइबर क्राइम घटित होता है तो उसको क्या करना है। अगर आपके पैसा निकल जाता है, बैंक फ्रॉड होता है, तो सबसे पहला स्टेप है आप अपने बैंक को कांटेक्ट करिए और अपने खाते को फ्रीज कराइए, जिससे जो पैसा आगे भी निकल सकता है वो रुक जाए। पहला स्टेप, कॉन्टैक्ट योर बैंक। दूसरा स्टेप है आप 1930 पे कॉल करिए। 1930 पूरे देश भर की हेल्पलाइन है, माननीय गृह मंत्री महोदय के निर्देशन में बनी है ये 2-3 साल पहले, और NCRP पोर्टल है, उस पर ऑनलाइन आपकी कंप्लेंट रजिस्टर होती है। तभी ये सारा डाटा हमारे पास इतनी जल्दी कोलेक्ट होके आ गया कि इस आदमी के अगेंस्ट कितनी FIR है।
तो इस पे ज़रूर से ज़रूर आप लोग रजिस्टर करा दीजिए। आपकी FIR नहीं होगी, ये आपकी कंप्लेंट होगी। तीसरा है कि आप अपने नियरेस्ट थाने पे जाइए या साइबर थाने पे जाइए, दोनों जगह दर्ज हो सकती है। अगर कोई थाना आपको कहता है कि हम यहाँ साइबर कंप्लेंट नहीं लेते तो वो गलत है, क्योंकि ये कंप्लेंट दोनों जगह पे दर्ज हो सकती है। और लास्ट में ये ज़रूर कहूँगा, अगर आपने कोई गलती नहीं की तो डोंट गेट ब्लैकमेल्ड। सेक्सटॉर्शन के मेरे जानकार कम से कम 10 लोगों ने मुझे फ़ोन किया, कम से कम, और मैंने कहा इग्नोर इट, फॉरगेट इट, टेल देम कि मैं पुलिस में रिपोर्ट कर रहा हूँ। 2-4 दिन अटेम्प्ट करेंगे फिर छोड़ देंगे। उनका इंटरेस्ट आपकी फ़ोटो वायरल करने में थोड़ा ही है, उनका इंटरेस्ट पैसा वसूलने में है। और अगर वायरल भी करेगा, जब आपने कुछ किया ही नहीं, पूरे देश को पता चल चुका है कि ये सेक्सटॉर्शन के क्या मोडस ऑपरेंडी हैं, तो ऐसे कोई फेक वीडियो बना लेगा तो कोई उसकी वैल्यू नहीं है। बी स्ट्रॉन्ग, अगर आपने गलत नहीं किया, बी स्ट्रॉन्ग, डोंट गेट ब्लैकमेल्ड। दूसरा, नहीं डोंट वरी, सर से मेरी बात हो गई। अच्छा, अभी साइबर सेफ्टी टिप्स में कुछ देना चाहता हूँ, 8-10 छोटे छोटे टिप्स। पहला है कि OTP और QR कोड, इससे आप पैसा आपके खाते से निकलता है, आपके खाते में आता नहीं है, ये याद रखिए। हम लोग सब उनके जाल में आके कि मैं एक ट्राई करूँगा आपके खाते में पैसा डालने का, OTP बता दीजिए। भाई याद रखिए, इससे सिर्फ पैसा आपके खाते से निकलता है, आपके खाते में कभी नहीं आएगा। दूसरा जो है, लॉटरी अगर आपने खेली नहीं तो लगेगी कैसे? ऐसी ब्रिटिश लॉटरी आ गई मेरे पास 2 करोड़ की। अरे भाई, जब हमने कभी खेला ही नहीं तो अब क्यों इस जाल में आ रहे हो, क्यों ऐसे लालच में आ रहे हो? तीसरा है, कभी भी अननोन लिंक और अटैचमेंट मत खोलिए। एक अननोन लिंक अगर आपने खोला, उस पर आपने क्लिक कर दिया तो आपका पूरा मोबाइल क्लोन हो सकता है और आपके मोबाइल का 100% डाटा दूसरे जगह बैठे आदमी पे होगा। आपके सारे फोटो, सारे वीडियो, सारे फ़ोन, सब कुछ, व्हाट्सएप हो, कुछ भी हो। सो अननोन अटैचमेंट या अननोन लिंक को मत खोलिए। चौथा है कि अपना पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखिए और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूर ऑन करिए। एक और टिप है, हम लोग जल्दीबाजी में कुछ भी आता है मैसेज की शर्तें वर्तें खट से एक्सेप्ट बिना पढ़े। अरे 5 मिनट, 5 सेकंड, 10 सेकंड दीजिए हर चीज़ को। यहाँ पे क्या पता सामने से फ्रॉड हो रहा हो। 10 सवाल पूछिए ना, ये OTP क्यों मांग रहा है, ये अचानक बिजली के बिल के बारे में क्यों बोल रहा है। थोड़ा लॉजिक लगाइए, थोड़ा मतलब बी अलर्ट, बी अवेयर। अपने को 5-10 सेकंड जरूर दीजिए। अननोन पर्सन से फ्रेंड रिक्वेस्ट मत लीजिए। अगर लेना भी है, मान लिया, तो आप उसका फेक प्रोफाइल को पढ़ने में मुश्किल से 2 मिनट लगेगा। आप फेसबुक प्रोफाइल देखेंगे, फेक प्रोफाइल में मुश्किल से 20 फ्रेंड होंगे। रियल प्रोफाइल में तो 2-4 हज़ार 5 हज़ार होंगे ना, क्योंकि फेक तो मिटते रहते हैं, उनको बहुत जल्दी गायब हो जाते हैं। तो मुश्किल से उनके 10-20 फ्रेंड होंगे। रियल प्रोफाइल में आपके 10 साल की हिस्ट्री होगी पोस्ट की, उनकी मुश्किल से 2 महीने की पोस्टिंग की हिस्ट्री होगी, 10 पोस्टें होंगी। तो फेक प्रोफाइल का बहुत जल्दी आइडिया हो जाता है, तो उसको आसानी से मत एक्सेप्ट करिए किसी को भी। चलिए, मैं टिप्स तो और भी बहुत सारे हैं, क्योंकि काव्या जी मुझे बार बार याद दिला रहे हैं। डिटेल हम बाद में, चाय के बाद में कर लेंगे। हाँ, तो मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का, आए हुए सभी अतिथियों का दिल से आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। मैं सर्वप्रथम आज इस अवसर पर लेखक जो दोनों हैं, श्री अशोक कुमार जी और श्री OP मनोचा जी को सर्वप्रथम बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, जो मेरे ख्याल से आज समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण, सभी जितने हम मनुष्य हैं उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। उन्होंने ये बहुत एक रोचक पुस्तक भी है। आपने देखे होंगे जितने TV सीरियल हैं या सिनेमा है, उसमें जो अपराध है दुर्भाग्य से, उस पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लोगों का, उसकी जो TRP है वो बहुत रहती है। तो रोचक, अगर जो आप केवल रोचकता के दृष्टिकोण से देखें तो भी ये पुस्तक बहुत अच्छी है, लेकिन इसकी जो उपयोगिता है वो तो उससे भी कहीं अधिक है। तो साइबर एनकाउंटर्स पुस्तक के लिए बहुत बहुत बधाई आपको। इस पुस्तक का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथों, साइबर एनकाउंटर्स, हिंदी में प्रभात प्रकाशन के सौजन्य से आपके बीच ये पहुंच रही है। इस वक्त में बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही महत्वपूर्ण ये पुस्तक आपके बीच में। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, इस साइबर युग में, डिजिटल युग में, साइबर एनकाउंटर्स, इस पुस्तक के बारे में वे अपने विचार रखेंगे। इतनी शानदार
पुस्तक का विमोचन हो रहा है और उसमें भारत माता की जय न हो तो फिर आनंद नहीं आएगा, इसलिए जोर से कहिएगा भारत माता की, भारत माता की। हमारे जो साइबर इनकाउंटर्स पुस्तक के दोनों लेखकों को, श्री अशोक जी को और ओपी मनोचा जी को, इस विशेष पुस्तक को लिखने के लिए मैं साधुवाद देता हूं और साथ ही पुस्तक के प्रकाशक प्रभात प्रकाशन को भी बहुत बधाई देता हूं कि उनके द्वारा ये शानदार पुस्तक यहाँ पर लिखी गई है। मैं अशोक कुमार जी को विशेष रूप से कि जहाँ पुलिस की नौकरी में इतना समय नहीं मिलता है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने शानदार अपनी व्यस्ततम दिनचर्या में से ये समय निकालकर और साइबर अपराधों का विश्लेषण करती हुआ अनेकों जो सत्य घटनाएं हैं, अभी मैडम राधा जी बता रही थी कि अशोक जी का ही फेक अकाउंट बनाकर तमाम प्रकार से जो डिमांड की गई, शायद उस पुस्तक में उल्लेख है इसका, मैंने तो पढ़ी नहीं। तो इस पुस्तक को उन्होंने लिखा है। जहाँ तक अशोक जी के बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि एक साधारण परिवार में जन्म लेने के बाद उन्होंने आईआईटी से बीटेक एमटेक किया। वह अपने आप में जिस प्रकार से वो उत्तराखंड के सर्वोच्च पुलिस के पद तक, यहाँ तक उन्होंने और भी अनेकों पदों पर उन्होंने काम किया है। ये निश्चित रूप से इस सभागार में जब मैं आ रहा था तो मैं देख रहा था कि आगे तो बहुत सारी विशिष्टताएं प्राप्त करने वाले हमारे महानुभाव हैं, प्रशासन के क्षेत्र में, सेना के क्षेत्र में, चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, विज्ञान ज्ञान के कलाचंद भी बैठे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग, लेकिन बीच में मैं देख रहा हूँ कि हमारे विद्यार्थी बहुत बैठे हुए हैं, छात्र एवं छात्राएँ बैठे हैं। तो उनके लिए कहीं ना कहीं ये अशोक जी का जो एक जीवन भी है, वो इन सभी के लिए एक प्रेरक कथा सरीखा है कि वो अपने आप को भी इस दिशा में ले जा सकते हैं। जहाँ पर अशोक जी एक अच्छे ऑफिसर तो हैं ही हैं, उसके साथ साथ आप सब लोगों ने देख लिया कि एक अच्छे लेखक भी हैं। और यह बात अब तक प्रकाशित हुई इनकी किताबों की विषय वस्तु, जिसके बारे में मेरे से बोलने वाले सभी वक्ताओं ने बहुत विस्तार से यहाँ से बोला है। तो ये सब उनके बोलने से, इस पुस्तक के विमोचन से, और आप सब लोग जब पढ़ेंगे जो पुस्तक आज प्रकाशित हो रही है, तो निश्चित रूप से यह सब परिलक्षित होगा जो इस विषय वस्तु में है। और साथ ही इन्होंने, चूँकि आज मनोचा जी भी हैं, मनोचा जी के बारे में चूँकि उन्होंने, अशोक जी ने भी बोला, अन्य लोगों ने भी बोला, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा, चूँकि उनसे मेरा परिचय नहीं है, लेकिन मैं उनको भी बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने ये शानदार काम अशोक जी के साथ मिलकर किया है। ठीक है। डॉल्फिन इंस्टीट्यूट से हैं सर। सामने ठीक है, सब आईडी रखिए, आईडी रखिए यार।